सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, आप सभी के लिए 6 to 8 का C-TET का एक सामाजिक विज्ञान का सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं। इससे पूर्व मैंने 30 क्वेश्चन का एक सेट डाला था, उसका दूसरा पार्ट है 30 से 60 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। साथियों अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं C-TET से संबंधित वीडियो हमेशा डालता हूं और सेट प्रैक्टिस लगातार मैं डाल रहा हूं। साथियों, आप उस सेट प्रैक्टिस को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। आपको सेट प्रैक्टिस करने से क्या फायदा होगा, आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और जो मिस्टेक है वो परीक्षा में आप मिस्टेक से बच पाएंगे। साथियों चलिए देर ना करते हुए प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो सामाजिक विज्ञान का 30 क्वेश्चन 6 to 8 के लिए। साथियों ये देखिए, मैंने पहले इससे पूर्व में वीडियो पहला फर्स्ट पार्ट में साथियों 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया था। यह मेरा दूसरा लास्ट 30 क्वेश्चन है। साथियों चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों 31 पहला 30 क्वेश्चन हमारा अगले वीडियो में है साथियों, पार्ट 1 में है, वो आप हमारे प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां जाकर के वो वीडियो को देख सकते हैं। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 31। ये 31 क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। आपको असत्य, देखिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सीटेट के एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन या फिर किसी भी एग्जाम में आप नेगेटिव क्वेश्चन जैसे ही असत्य या इनमें से कोई नहीं है ऐसा क्वेश्चन जब भी कीजिए, जब भी आए तो आप थोड़ा सा अलर्ट होके उसका जवाब दीजिए। या नहीं कि बहुत सारे एग्जाम ऐसा देखा गया कि पूछा कुछ और, कौन सा असत्य है आप बोल दिए, कौन सा सत्य मार के चला। इसलिए असत्य है या इनमें से कौन सा नहीं है ऐसा सवाल जब भी रहे साथियों, मैं सलाह देना चाहता हूं वैसे क्वेश्चन में आप अच्छी तरह से उसको देख लीजिए कि उसका क्या होगा उसका, इसके बाद ही आंसर को आप कीजिए। चलिए साथियों देखते हैं ये हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से ऊर्जा संसाधनों पर असत्य कथन का चयन, गलत कौन है। बायो ए नंबर है हमारा, बायोगैस ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण होती है। सौर ऊर्जा न्यूक्लियर ऊर्जा है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है। पवन ऊर्जा प्रदूषण मुक्त होती है। तो साथियों हमारा जो गलत है साथियों वह है ज्वारीय ऊर्जा समाप्त होती है, ये गलत है हमारा। देखो बायोगैस ग्रीन हाउस का प्रभाव का कारण होता है, ये सही बात है। सौर ऊर्जा नवीकरण ऊर्जा है और ये ज्वारीय ऊर्जा होता जो होती है वो समाप्त होती है, ये गलत है। ज्वारीय ऊर्जा समाप्त नहीं होती है। साथियों ज्वारीय ऊर्जा के विषय में हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि ज्वारीय ऊर्जा जो साथियों एक नवीकरण ऊर्जा संसाधन है, ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा जो होता है साथियों एक नवीकरण ऊर्जा का एक संसाधन है और यह पृथ्वी यह साथियों यह पृथ्वी और महासागरों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उत्पन्न होता है। ये ज्वारीय ऊर्जा जो साथियों वो उत्पन्न होता है, यह महासागर पर महासागर में उत्पन्न होता है और ये चंद्रमा और सूर्य के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है और यह प्रक्रिया अनिश्चित कालीन तक चलता रहेगा। इसलिए साथियों ये जो ऑप्शन है हमारा सौर ऊर्जा समाप्त होने वाली ऊर्जा है, ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा इसका आंसर हमारा साथियों ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला, ये गलत है, ये वाला गलत है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा साथियों कि 32 बोलता है कि निम्नलिखित में से यातायात का कौन सा साधन अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए सबसे सस्ता है। यहाँ बोलता है सबसे सस्ता मार्ग कौन है। पहला साथियों जल मार्ग, दूसरा है वायु मार्ग, तीसरा है रेल मार्ग और चौथा है सड़क मार्ग। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि सबसे सस्ता अगर कोई मार्ग है माल ढोने के लिए साथियों वो होता है जल मार्ग। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इस बात को याद रखिए, सबसे सस्ता अगर ट्रांसपोर्टिंग है तो वह साथियों जल मार्ग है। ठीक है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है साथियों कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए जिस प्रकार संसाधनों का हमें अधिक उपयोग करना चाहिए वह सुझाएं। मतलब अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, सेफ्टी रखने के लिए हम किस प्रकार का संसाधन का प्रयोग करें, आपको उसमें बताना है। एक है अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और अजैव संसाधन। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों और ये हमारा आंसर होगा ये अनवीकरणीय संसाधन, इसका हम लोग ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। 34 क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा गतिविधि के समय
एक कक्षा गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। एक कक्षा के गतिविधि के समय शिक्षक ने विद्यार्थियों से आदिवासियों जैसी दिखने वाली गुड़िया का चयन करने के लिए कहा। अधिकांश विद्यार्थी ने रंग बिरंगे कपड़े पहनी हुई, सिर पर मुकुट लगाए और नृत्य मुद्रा वाली गुड़िया उठा ली। यह व्यवहार क्या है साथियों? यह किस प्रकार का व्यवहार है आपको बताना है। तो ये किस प्रकार का व्यवहार है साथियों? पहला है भेदभाव, दूसरा है रूढ़िवादी, तीसरा है प्रगतिशीलता और दूसरा है पूर्वाग्रह। तो हमारा आंसर हो जाएगा साथियों रूढ़िवादी। ये रूढ़िवादी होगा हमारा आंसर, ये रूढ़िवादी हमारा आंसर इसका हो जाएगा रूढ़िवादी। ये हमारा आंसर होगा रूढ़िवादी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35 है कि किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का क्या अर्थ है? मतलब किसी के प्रति पूर्वाग्राही होने का क्या अर्थ है साथियों? उनके नकारात्मक रूप से देखना। पूर्वाग्राही का मतलब क्या है? किसी से ग्रसित नहीं, यानी उसके हर काम को नेगेटिव समझना, नेगेटिव देखना, उन्हें नकारात्मक रूप देखना। दूसरा है उन्हें उत्तम या श्रेष्ठ माना। ये तो हो ही नहीं सकता। जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना, ये भी गलत है। समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमारा विकल्प है साथियों ए सी डी, बी सी डी, ए बी सी डी और ए बी सी। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा आपका जाकर के ये ए सी डी। ये हमारा आंसर होगा ए सी और डी। ये हमारा आंसर होगा ए सी डी। ए सी डी क्या है? चलिए देखते हैं ए सी डी क्या है। उन्हें नकारात्मक रूप से देखना। किसी उन्हें होता है उन्हें नकारात्मक रूप से देखना, सही बात है। और जो लोग भिन्न है उनका अनादर करना। और डी है आपका करके समूह के सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करना। यही इसका पूर्वाग्रह से जो ग्रसित होता है वो इसी चीज को वह देखता है साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको 30 क्वेश्चन में साथियों पेडागोगी बोलिए चाहे या फिर सामाजिक विज्ञान का जिसका भी बोलिए, आपको सी टेट में खास करके आपको कथन और स्टेटमेंट 3 से 4 क्वेश्चन मिलेगा। मैं पहले भी वीडियो में आपको बताया हूं, मैं फिर से एक बार इस बात को दोहराना, कथन का स्टेटमेंट आपको मिलेगा और ये कुछ भी नहीं रहता। आपको इसको इजी में आराम से धीरे धीरे कथन वाले को पढ़ना है। आप 100% उसके आंसर तक पहुंच जाइएगा साथियों। चलिए साथियों चलते हैं, निम्नलिखित कथनों को सही पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है ए, संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विधियों की आवश्यकताओं तथा मांगों का पालन करती है। तर्क है यह देश में अभिशासन के बहुलित चरण स्थापित करती है। साथियों ये हमारा है ऑप्शन है ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है और ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो साथियों ये बात है कि संघीय व्यवस्था भारत में सांस्कृतिक विधियों की आवश्यकताओं के मांगों को पालन करता है, ये बात सही है। और यह देश के अभिशासन में बहुलित चरण स्थापित कर, बात दोनों सही है साथियों। तो हम कह सकते हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये हमारा डी नंबर। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 37 चलते हैं साथियों। 37 निम्नलिखित में से किन घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई है? निम्नलिखित में से किस घटनाओं की पहचान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के उल्लंघन के रूप में की गई? हमारा साथी ऑप्शन है ऊंची जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के विरुद्ध हिंसा। बी नंबर है अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना। तीसरा है गैर आदिवासी आदिवासी लड़की होगा साथियों, यहाँ पर गलत हो गया लकड़ी, व्यापारियों के जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। सॉरी गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों, ठीक लिखा है गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारियों, ठीक ही है, लड़की नहीं होगा लकड़ी ही होगा। व्यापारियों को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना। और डी नंबर है साथियों अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य से विवाह करना। हमारा विकल्प है साथियों ए बी और डी। बी में है ए सी डी और सी में है साथियों ए बी सी और डी और डी नंबर है साथियों ए बी सी। तो हमारा साथियों ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा आपके जाकर के डी नंबर, ये ए बी और सी, ये हमारा ऑप्शन होगा ए बी और सी।
ए बी और सी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, यानी ए बी सी हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी, यानी ए बी और सी, यानी उस जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोग के विरुद्ध हिंसा, अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्य आपत्तिजनक पदार्थ खाने के लिए बाध्य करना और गैर आदिवासी लकड़ी व्यापारी को जनजातीय भूमि के दोहन की अनुमति देना साथियों, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मैं अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसको टच करके ज्वाइन कर सकते हैं और आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं साथियों। चलिए साथियों चलते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 कहता है साथियों कि मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जनजातीय पूर्वाग्रह को कम करने में सहायता की है। बोलता है एमडीएम जो विद्यालयों में चलता है साथियों, मध्याह्न भोजन योजना ने विद्यार्थियों में जनजातीय पूर्वाग्रह को कम करने के लिए सहायता की है तथा सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया है। सही विकल्प का चयन द्वारा कथन को समझाइए। क्या है कि सभी जातियों के बच्चे साथ साथ खाते हैं, सही बात है। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए रखा गया है। स्कूल के गरीब बच्चों को प्रवेश लेना कई गुना बढ़ गया है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ऑप्शन है कि ए में है ए बी और डी, ए सी और डी, और हमारा ए बी सी डी और ए बी सी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों हमारा डी नंबर, हमारा ए बी और सी हमारा ऑप्शन होगा। यानी देखिए ये जो एमडीएम जो चल रहा है साथियों, एमडीएम जो चल रहा है विद्यालयों में, तो सभी जाति के बच्चे खाते हैं इसमें। कई स्थानों में दलित महिलाओं को खाना पकाने के लिए, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद है कई स्कूल के गरीब बच्चों को प्रवेश लेने की, जब से एमडीएम चलता है साथियों विद्यालय में बच्चों की एडमिशन और उपस्थिति बढ़ गई है। स्कूल छोड़ने की दरों में कमी आई है। स्कूल छोड़ने की दरों के मतलब साथियों ड्रॉप आउट, जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, बच्चे विद्यालय पढ़ते पढ़ते अच्छा छोड़ के चले जाते थे, वो साथियों उसी को ड्रॉप आउट कहते हैं, और ड्रॉप आउट में कमी आई है। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ये आपका ये ऑप्शन नंबर ए बी और सी डी नंबर। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय न्यायिक व्यवस्था की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्यायिक व्यवस्था को स्वतंत्रता को, निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान, कौन सा प्रोविजन साथियों की भारतीय न्याय व्यवस्था जो है वो स्वतंत्र सुनिश्चित करता है, स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। ये है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में विधायिका शामिल नहीं होती है। बी है न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, न्यायाधीशों के आचरण की संसद चर्चा नहीं कर सकती है। और डी है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। साथियों ये हमारा ऑप्शन है, सही विकल्प का चयन करना है ए बी और डी, ए सी और डी, और ए बी सी और डी, और ए बी और सी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए बी और सी। आंसर नंबर डी हो जाएगा। हाँ ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा साथियों, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये है न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया विधायिका शामिल नहीं होती है, न्यायाधीशों को निश्चित कार्यकाल होता है, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ये सब बात सही है तीनों। तो साथियों चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है साथियों, ऑफिस जाने वाली महिला जिसे वेतन और सम्मान मिलता है द्वारा निष्पादित ऑफिस संबंधी काम की तुलना में घरेलू महिला द्वारा निष्पादित काम अनदेखा तथा अदक जाता है। इसके पीछे के सभ्य कारण की जांच कीजिए। आपको कारण बताना है। एक का है कार्यालयीय काम का अति मूल्यन, घरेलू काम के लिए कम समय लगाना, भारतीय समाज की पितृक व्यवस्था, और चौथा ऑप्शन है साथियों घरेलू काम का अवमूल्यन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों घरेलू काम का अवमूल्यन। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये घरेलू काम का अवमूल्यन। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 चलते हैं। 41 है साथियों, भारतीय नागरिक की अनुदत किस मौलिक अधिकारों की परिधि के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार तथा प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है। साथियों भारतीय नागरिक की अनुदत किस मौलिक अधिकार की परिधि के अंतर्गत, कौन सा मौलिक अधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने भोजन के अधिकार, निजता के अधिकार, प्रदूषण मुक्त जल एवं वायु के अधिकार की व्याख्या की है।
तो साथियों वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आपके ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ये अनुच्छेद 21। इसके तहत क्या है साथियों, अनुच्छेद 21 के तहत ये व्यवस्था किया गया है साथियों। चलिए साथियों क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, कहता कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। बोलता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता, भारतीय का धर्म से जो अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है, दोनों के बीच के भेदों की पहचान करने वाले सही विकल्प को निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। ठीक है, पहला है कि भेदों की पहचान करने के लिए सही विकल्प को निम्नलिखित में से पहचान करना है। ये है साथियों, अमेरिका में राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अमेरिका में बोलता है कि राज्य और धर्म में से कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की सुरक्षा का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी है साथियों कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रावधान है। ठीक है साथियों, सी नंबर है, अमेरिका और भारत दोनों ही राज्य के मामलों और आकर्मिक मामलों में स्पष्ट पृथक्करण बनाए रखते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारे साथियों, अमेरिका में भारत के विपरीत राज्य धार्मिक सुधारों की अनुमति दे सकता है। सही विकल्प का आपको साथियों चयन करना है। सही विकल्प हमारा इसमें से कौन सा है, तो सही विकल्प देखिए साथियों, बी और सी और डी, ए और सी और ए और बी। तो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा बी, आपका ये वाला ए और सी आंसर होगा। यानी साथियों ए और सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 साथियों, क्वेश्चन नंबर 43 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, वाक्य का क्या अर्थ है। सभी व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है, इस वाक्य का क्या अर्थ है। सभी नागरिकों को अपने सामाजिक आर्थिक स्तर से अनपेक्ष सम्मान कानून का पालन करना होगा। कानून की दृष्टि में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी नस्ल, वर्णन, धर्म, जाति अथवा जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। असमानताएं समाप्त हो गई है। और डी नंबर, यह समस्त नागरिकों के लिए निष्पक्ष और अवसर तथा गैर आवासीय जीवन सुनिश्चित करता है। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा साथियों, यहाँ ए, बी और डी, ए बी सी डी, ए बी सी और ए बी सी डी और ए बी सी। मैं इसको थोड़ा सा कम जूम करके देखता हूँ एक साथ जैसे दिखे। ये क्वेश्चन नंबर था 43 की बात है, वो हमारा साथियों आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 44 है साथियों कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन पढ़िए कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में बढ़ते प्रवासन के परिणाम स्वरूप शहरों में औद्योगिक स्थलों के निकट स्लम क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। इस प्रकार के प्रवासन के क्या कारण है, आपको बताना है इसका कारण क्या हो सकता है। एक है साथ ही शहरी क्षेत्र में जीवन के स्तर में अधोगति, ग्रामीण कामकाज बाजार में विघटन, घटी हुई कृषि उत्पादकता और साथियों तथा है हमारा ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ी हुई कुशल कार्यबल की संख्या। आपको विकल्प चयन करना ए, बी और डी। बी में ऑप्शन में साथियों ए, सी और डी, और सी ऑप्शन है साथियों ए, बी, सी और डी, और लास्ट ऑप्शन है बी और सी। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये बी और सी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है साथियों कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं का सार्वजनिक सेवाओं से सम्मिलित किया जा सकता है। किस सेवा को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया जाता है साथियों, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षणिक सेवा और निर्माण सेवा। यानी कौन सा सेवा साथियों सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जाता है। यहाँ ऑप्शन है ए, बी और डी, बी, सी और डी, ए, बी, सी और डी और ए, बी, सी। तो साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये नंबर डी, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और सी। कहने का मतलब पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा और निर्माण सेवा, इसको सार्वजनिक क्षेत्र में आपको ये किया जा सकता है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल हुआ क्योंकि लागू
इल्बर्ट बिल साथियों 1883 में लागू हुआ। क्यों लागू हुआ? क्योंकि लागू करने का विरोध हुआ। क्यों लागू करने का विरोध? जो 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लागू हुआ था, उसका विरोध हुआ साथियों। तो उसका विरोध साथियों क्यों हुआ? उसका विरोध होने के पीछे क्या कारण था? तो ये दिया है, भारतीय ने इसका विरोध किया क्योंकि इस बिल ने ब्रिटिश सरकार को बिना सबूत के भारतीयों पर मुकदमा चलाने की छूट दे दी थी। बी नंबर ऑप्शन है साथियों, अंग्रेजों ने इस बिल का विरोध किया क्योंकि अब भारतीय भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के पर मुकदमा चला सकते थे। बिल ने अंग्रेजों और भारतीय न्यायाधीशों के बीच साम्यता स्थापित करने का प्रयास किया। और चौथा है साथियों, बिल भारतीय लोगों के प्रति नक्सलवादी नजरिया रखता था। हमारा यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है साथियों कि केवल सी सही है, बी और सी दोनों सही है, केवल ए और डी है, और केवल डी है और ए और डी है। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और डी। 45 का आंसर हो जाएगा साथियों ये ए और डी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 47 है साथियों। 47 क्या कहता है साथियों की 47 है साथियों, नीचे दो कथन ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। नीचे जो स्टेटमेंट दिया है साथियों, नीचे दो कथन है, नीचे दो कथन है ए और बी खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में है। ए है 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोपी थी। बी है भारतीय मुसलमान चाहते थे कि पुराने ओटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ये दोनों बात लिखा है, आपको चूज करना है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। ए सही है परंतु आर गलत है। ए और बी दोनों गलत है। ए गलत है परंतु बी सही है, और ए और बी साथियों दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है, 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के सुल्तान पर बहुत सख्त संधि थोपी थी, ये बात सही है। लेकिन ये भारतीय मुसलमान चाहते थे, ये कभी नहीं चाहते थे कि पुराने ओटम साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थलों पर खलीफा का नियंत्रण नहीं, वो चाहते थे कि नियंत्रण हो। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ए नंबर, ये सही है, हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48 क्या था, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयनिए। देखिए कथन आ गया, फिर आपको कथन को पढ़ना है और उसका जवाब देना। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है कि जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारियों भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। कथन आर है उसका, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आ गए और बागान मालिक बन गए। ये दोनों साथियों आपको बताना है। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन ए कहता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो साथियों आपका हमारा आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर। सही बात है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा तो साथियों व्यवसायिक प्रतिनिधि और कंपनी कर्मचारी भी नील उत्पादन निवेश करने लगे और बहुत सारे छोड़ करके स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से छोड़कर भारत आ गए। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सर। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से किन सेवाओं को सार्वजनिक सेवा में सम्मिलित किया गया है। ये तो पहले मैं बता चुका, पुलिस सेवा, न्यायिक सेवा, शैक्षणिक सेवा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया साथियों, चलिए इसको स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 की पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है साथियों, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन है, देखिए मैं अब आपको बताया कि 30 क्वेश्चन में आपको 2 से 3-4 क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट का मिलेगा, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये निश्चित रहिए, माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको हर टॉपिक, हर सेट में, या में आपको या पेडागोगी की बात करें, सामाजिक विज्ञान की बात में स्टेटमेंट रहेगा, आपको उसको सॉल्व करना है। चलिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना, कथन क्या है साथियों, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यवसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आ गए और बागान मालिक बने। दोनों सही है साथी, ए सही है परंतु आर गलत है। गलत बात है, दोनों सही है। अभी इससे पहले यही क्वेश्चन था, ए और आर
दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ए गलत है, ए और आर दोनों सही है तथा ए आर सही की व्याख्या करता है साथियों, यही उसका आंसर हो जाएगा ये वाला। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 51 है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। आपको बताना है कि बुद्ध के उपदेशों में कौन सा कथन सही है। तो साथियों पहला है हमारा, हमारे कष्ट दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। बुद्ध का उपदेश भी कहता है कि हमारे कष्ट और दुख जो है हमारे पिछले जन्म के परिणाम है। हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध ने सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। सही का विकल्प है साथियों बी और सी। बी नंबर में ऑप्शन है ए और सी है साथियों ए बी और सी, और डी ऑप्शन है साथियों ए और डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों ये ए और बी, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी, ये वाला साथियों ए और बी हमारा सही होगा, ये और ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्या कहता है साथियों कि 16वीं और 17वीं शताब्दियों में यूरोपीय बाजारों में भारतीय कपड़ों की मांगे में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन है। क्या परिवर्तन बोलते, 16 से 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों का डिमांड बढ़ गया, मांग तेजी आने से भारत के जो बुनकर थे कपड़ा बनाते थे उसमें क्या परिवर्तन है आपको बताना है। अधिकाधिक लोगों ने कटाई धुलाई और रंगाई का धंधा अपना लिया। 2 है शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों की कल्पनात्मक में बढ़ोतरी हुई, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली स्टार्ट हुई। तो साथियों आपको बताना है कि ऑप्शन है अब है कि सही विकल्प चुना ए और डी, सी और डी, बी और सी और डी और ए। तो हमारा साथियों ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ऑप्शन हो जाएगा 52 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर सॉरी सी नंबर, ये हो जाएगा बी और सी, ये हमारा हो जाएगा साथियों बी और सी, यानी शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई और डिजाइनों में बहुलता और शिल्पकारों के कलात्मक में बढ़ोतरी हुई, हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 50। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। बोलता है कि निम्नलिखित जातियों, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, निम्नलिखित जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में किताब आई थी साथियों, आई किताब समर्पित है, किसमें समर्पित है आपको बताना है। तो साथियों बता दें कि ज्योतिराव फूले जो 1873 ईस्वी में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ज्योतिराव फूले जो साथियों 1873 में गरीबी के प्रति एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी नाम का पुस्तक तो जाती है, इस बात को याद रखिए कि गुलामगिरी कभी पूछेगा गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया, तो साथी वो ज्योतिराव फूले के द्वारा 1873 ईस्वी में लिखा गया था। हमारा ये ऑप्शन है साथी भारत के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के राष्ट्रवादियों को समर्पित था, भक्ति गायकों का, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं का और ब्राह्मण समाज के सुधार का। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा साथियों, हमारा ऑप्शन होगा ये सी नंबर, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित था यह बुक जो ज्योतिराव फूले लिखा था वो 1873 में, वो इसमें अमेरिका के गृह युद्ध जब हो रहा था उसमें जो साथी दास प्रथा का बात जो चला, दास प्रथा का जो विरोध हो रहा था उन्होंने उसके प्रति यह बुक लिखा गया था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है साथियों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन आ गया, कथन पर विचार कीजिए। कथन क्या है कि 19वीं सदी के दूसरे अर्थ तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग
न्याय की मांग करते हुए आंदोलन की शुरुआत की। दूसरा है साथियों, मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वाले के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उसकी सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए आंदोलन किया। सही विकल्प है साथियों, ए सही है परंतु आर गलत है। ए और बी दोनों सही है परंतु ए का उदाहरण नहीं है और ए बी दोनों गलत है। और साथियों डी नंबर ऑप्शन ए बी दोनों सही है तथा बी ए का उदाहरण, ये सारी बातें सही है साथियों, ये भी सही है। 19वीं सदी के दूसरे तर्क में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोगों के जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरुआत की, ये भी सही है साथियों। और मध्य भारत में सनातनी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने ही की थी और जिन्होंने चमड़े के काम करने वाले लोगों के बीच काम किया और उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। तो साथियों हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 55। क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है साथियों कि निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों को पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात किसने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए और कुरान की आयतों का पुनर्व्याख्या करवाया करके कहा ये बात कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। ये बात किसने कहा था साथियों? बेगम अनीस किदवई, मुमताज अली, हाजरा बीबी इस्लाम और बेगम रुकैया सखावत हुसैन। साथियों ये किसने किया बात कही थी? तो साथियों ये बात कहा था मुमताज अली ने। इस बात को याद रखिए, उसी ने कहा था, ये मुमताज अली इसका ऑप्शन हो जाएगा। मुमताज अली ने इस बात को कहा था, कुरान की आयतों को व्याख्या पुनर्ग्रह करवाया था और उसने महिला के शिक्षा के अधिकार पर बल दिया था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें। 56 है साथियों कि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है, क्योंकि मध्यकाल में जनजातीय समूह के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्योंकि वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। दूसरा है कि वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए। तीसरा ऑप्शन है साथियों ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोग की नजर में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। तो साथियों हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा साथियों। वे लिखित उसका कोई लिखित दस्तावेज, उसके विषय में कैसे जानकारी, उसका कोई लिखित दस्तावेज नहीं था, इसलिए उनके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं। अगर किसी का लिखित दस्तावेज है साथियों, मान लिया राजा उसके पास गया भी और उसका कोई लेखा जोखा नहीं रखा, नहीं बताया राजा ने, तो फिर आगे के जो आएंगे उसको कैसे पता चलेगा? इसलिए किसी भी चीज के विषय में पूर्व की जानकारी के लिए दस्तावेज, लिखित दस्तावेज होना चाहिए ताकि आगे उसके विषय में लोग जान सके। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57 है खुदा की रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दा की सूची में नहीं आता है, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल किया हुआ है। यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा लिखा गया था? आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसका है साथियों। तो दिव्या, गौतमी, रजिया और रुद्रामदी। तो साथियों ये स्टेटमेंट की बात करें साथियों, तो स्टेटमेंट है साथियों ये आपका जाकर के रजिया का है। ये स्टेटमेंट जो है ये रजिया का है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 58 है कि 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से बोलता है कौन सा कथन सही है? ये बात हो रही है 12वीं शताब्दी में जो प्रयुक्त यूज होता था प्रौद्योगिकी के लिए, उसमें से कौन सा सही है? साथियों मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। सही विकल्प का आपको चयन करना है साथियों, केवल ए, ना तो ए और ना बी, केवल बी और ए और बी दोनों। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा आपके जाके ना तो ए और ना तो बी, यही हमारा ऑप्शन है। ना ही साथियों ए है और ना ही बी है।
चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 का क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? कौन सा स्थल है साथियों जो चूना पत्थर से मिले औजार मिले हैं? कोल्डिया, इनाम गांव, ब्रह्मगिरी और हुरंगी। तो साथियों जो हमको मिला है वो जगह है जहाँ चूना पत्थर के औजार मिले हैं साथियों, वो है हुरंगी। ठीक है साथियों, ये कौन पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं? तो वो हमको चूना पत्थर से जो औजार बना हुआ मिला है साथियों, वो हुरंगी में मिला था। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने का संदर्भ में सही नहीं है? यह पूछ रहा है, देखिए यह पूछ रहा है सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा महाजन पदों के नियमित रूप से कर वसूलने का सही संदर्भ नहीं है? गलत आपको चूज करना है, आपको उसमें गलत चूज करना है। क्वेश्चन को इसको पढ़िएगा, नेगेटिव जब भी रहेगा क्वेश्चन तो आप इसको बढ़िया से पढ़ना है। यहाँ लिखा ए है, आखेटकों तथा संग्राहकों को भी जंगल से प्राप्त वस्तुएं राजा को देनी होती थी। बोलता है आखेट जो शिकार करता था और शिकार करके जो संग्रह करता था, उससे भी जंगल से जो प्राप्त और वस्तु जो होता था उससे में भी राजा को देना पड़ता था। दूसरा साथियों बी ऑप्शन है, व्यापार में खरीदी व बेची जाने वाली वस्तुओं को पर कर लगाया जाता था। ज्यादातर फसलों पर कर उपज का आधा हिस्सा निर्धारित होता था और चरवाहों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। हमारा ऑप्शन है साथियों 60 नंबर, तो इसका ऑप्शन है, ये आंसर हो जाए साथियों, ये हमारा होगा ज्यादातर फसलों पर आधा हिस्सा निर्धारित होता था। ये बात बिल्कुल सही है, उस समय जो टैक्स था लगभग उपज का आधा देना पड़ता था साथियों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 का सी। साथियों यह सामाजिक विज्ञान का 6 to 8 का 30 क्वेश्चन का एक सेट था साथियों। यह परीक्षा का दृष्टिकोण से काफी उपयोग होने वाला। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। होगा तो मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक बार 30 क्वेश्चन का सेट उपस्थित लेकर आया हूँ साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक